हेलो गाइस। ये कहानी स्टार्ट होती है 1973 से, जहां 10 साल का माइकल एडवर्ड हमें दिखाया जाता है। वो एक रात को वापस अपने घर से भाग रहा था। तब उसकी मॉम उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं रोम जा रहा हूँ ओलंपिक टीम में सिलेक्ट होने के लिए। आज मैंने 58 सेकंड तक अपनी सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया है। अब हमें पता चलता है कि जो माइकल है वो एक ओलंपियन बनना चाहता है। वो कई बार ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए घर से भाग चुका है और उसके पापा उसे वापस से पकड़ के ले आते थे। ओलंपिक की हर गेम को वो प्रैक्टिस करता था और कई बार उसे इस बात के लिए चोट भी लगी है और वो बहुत बार डॉक्टर के पास भी गया है, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसके डैड उससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब ये फालतू चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तुम कभी एक ओलंपियन नहीं बन सकते, तुम्हें मेरे साथ काम पे जाना होगा। और वहाँ पर एडवर्ड जाता है अपने पिता के साथ उनके काम पे। वहाँ जब वो जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग स्कीइंग कर रहे थे। वो अपने पिता से कहता है कि आपने मुझे सही कहा था, मैं ओलंपियन नहीं बन सकता, अब मैं विंटर ओलंपिक के लिए सिलेक्ट होऊंगा। और इससे उसे बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी मिलते हैं। वो इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। अब साल आता है 1987 का, जहां पर अब एडवर्ड 24 ईयर्स का हो चुका है और ब्रिटिश ओलंपिक अथॉरिटीज़ यहाँ पर आई हैं स्कीइंग के लिए अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। और एडवर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता, जबकि बाकी जितने भी थे उनके अकॉर्डिंग ही वो भी टैलेंटेड था, सब इक्वली टैलेंटेड थे। लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो एक गरीब की तरह था। वो उनकी तरह शिष्ट नहीं था, पढ़ाकू नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था अपनी पढ़ाई में। तो इसीलिए वो उसे सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो गरीब दिखता था। इस बात से हताश होकर अब वो अपने पिता के साथ काम करने शुरू कर देता है। उसके पिता एक मजदूर हैं और वो घर बनाते हैं। वो उसके पिता कहते हैं कि अब तुम्हें यही काम करना चाहिए, तुम्हारा ओलंपिक में कुछ नहीं हो सकता, हम गरीब लोग हैं। एडवर्ड अपने पिता की बात मान लेता है और फिर वो उन्हीं के साथ काम करवाने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है, वहाँ पर वो ब्रिटिश आइस स्कीइंग की जंपिंग की वीडियो देख रहा था और उसके बाद उसके दिमाग में कोई थॉट आता है। वो वहाँ पहुँचता है ब्रिटिश आइस स्कीइंग जंपिंग के हेडक्वार्टर्स में, जो कि लंदन में था, और उससे बात करना शुरू करता है। वो हेड ऑफिसर उसे बताता है कि आखिरी जंपिंग 1892 में थी, जो कि उसके बाद कभी भी किसी ने नहीं कही क्योंकि कोई भी प्लेयर ये नहीं करना चाहता। और एडवर्ड ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं ये करूँगा और वो इसको तय कर लेता है। फिर वो घर जाता है और घर जाके अपने पेरेंट्स को बताता है कि अब मैं स्की जंपिंग करूँगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि उसे स्की जंपिंग के लिए जर्मनी जाना था, क्योंकि वहाँ पर ही इंटरनेशनल स्की जंपिंग ट्रेनिंग कैंप है और वो वहीं से अपने आगे के ओलंपिक के सफ़र को तैयार करना चाहता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्लास्टर का काम तो सिखा ही रहा हूँ, तुम्हें यहीं रहना है, तुम कहीं नहीं जा रहे। पर उसने अब तय कर लिया था कि वो एक स्की जंपर बन के रहेगा। इसके बाद वो जर्मनी चला जाता है। रहने के लिए, सोने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। वो एक बार में जाता है और सबके जाने के बाद उस बार के स्टोर रूम में जाके सो जाता है। फिर बार की ओनर अगले दिन आती है। माइकल बताता है कि वो स्की जंपर बनना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। ओनर उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो, बट इसके बदले में तुम्हें काम में मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद वो अगले दिन से ही अपनी जंपिंग के लिए भी चला जाता है और उसके बाद वो सबसे पहले 15 मीटर की जंप को तैयार करता है, जो कि वो आराम से कर लेता है। अब वो 40 मीटर की जंप के लिए तय करता है और 40 मीटर जंप करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से गिरता है। हालांकि बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये आसान नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही थी। तो वो समझ जाता है कि उसे एक कोच की ज़रूरत है। फिर वो एक कोच के पास जाता है उसे लैंडिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाने के लिए। कोच उससे पूछता है कि तुम कब से स्की जंपिंग कर रहे हो, तो माइकल बताता है कल से। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि स्की जंपिंग 6 साल से तुम्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि लोग ऐसा ही करते हैं और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वो बहुत बार ट्राई करता है पर बहुत बुरी तरह से गिरता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि बर्फ़ को लेवल करने का काम किया करता है। वो वहाँ पे उसे कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो और वापस अपने घर चले जाओ और 70 मीटर की तो कभी ट्राई भी मत करना, वरना तुम्हारी हड्डियों को उठा के मुझे फेंकना पड़ेगा। उस आदमी का नाम होता है ब्रोसन पेरी। फिर माइकल वापस बार में जाता है। वहाँ वो एक न्यूज़पेपर कटिंग पड़ी होती है, वो उसे पढ़ता है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि जो ब्रोसन पेरी था वो एक चैम्पियन था, बट उसके टेम्परमेंट की वजह से और उसके
अल्कोहल की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया, जबकि वो अपनी सदी का सबसे अच्छा प्लेयर था। ये जानने के बाद माइकल उसके पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ सिखा दे, तो लेकिन वो उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। फिर ब्रॉन्सन बार में आता है और वहाँ पर वो जब ड्रिंक करने लगता है तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसको चिढ़ाने लगते हैं शराबी शराबी कह के, तो वो गुस्सा हो जाता है। वो उनके पास जाता है तो उनका कोच निकल के आता है और वो ब्रॉन्सन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो माइकल उसके आगे बैठा था। वो कहता है कि तुम्हारी तो उन्होंने बहुत ही गंदी तरह से धुलाई करी, और फिर उसके बाद वो ब्रॉन्सन से कुछ टिप्स मांगने के लिए कहता है, तो ब्रॉन्सन उसे कुछ टिप्स देता है। अगले दिन जब वो उस टिप्स को इम्प्लीमेंट करता है, वो अपनी 40 मीटर की जंप को बहुत ही सक्सेसफुली तैयार कर लेता है और उसको आराम से कर जाता है। लेकिन अब वो चाहता था कि वो 70 मीटर की भी करे, इसीलिए अगले दिन वो फिर से ब्रॉन्सन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी 40 मीटर की जंप को कंप्लीट कर लिया है। तो ब्रॉन्सन कहता है मैं क्या करूं? तो माइकल कहता है कि मैं अब ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करो। तो ब्रॉन्सन हैरान होकर कहता है कि अगर तुम्हें ओलंपिक्स में जाना है वो तो हमारी स्पोर्ट्स हिस्ट्री तो देखेंगे ही। तो माइकल कहता है यही तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, पिछले 52 साल से उन लोगों ने अपने रूल्स को नहीं बदला, बस मुझे क्वालिफाई होना है और मैं फिर ओलंपिक में जा सकता हूँ। इसके बाद ब्रॉन्सन कहता है कि ओलंपिक की सबसे छोटी जंप ही 70 मीटर की होती है, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डियाँ भी मेरे को फेंकनी पड़ेंगी। तो उसके बाद वो कहता है कि 70 मीटर में 4 साल लगते हैं और तुम्हें तो अभी सिर्फ 2 ही 3 दिन हुए हैं। फिर उसके बाद माइकल कहता है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं ज़रूर ये कर सकता हूँ, बस तुम मुझ पे यकीन रखो कि मैं ये कर पाऊँगा। तो ब्रॉन्सन कहता है कि ठीक है, तुम करके देखना, तुमसे हो जाएगा। ब्रॉन्सन को पता था कि वो ऐसा नहीं करने वाला, इसलिए वो ऐसे बोल देता है। लेकिन अगले दिन माइकल उसकी जंप की ट्राई करता है। वहाँ पे ब्रॉन्सन और बहुत सारे लोग और खड़े थे, और लेकिन जब माइकल ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि 70 मीटर की सच में इतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी, और वो फिर भी ट्राई करता है। वो अपने आप को एक मौका देना चाहता था, तो वो 70 मीटर की जंप के लिए ट्राई करता है और वो ऊपर से बुरी तरह से गिरता है। उसे बहुत चोटें आती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ उसे ब्रॉन्सन मिलने आता है। वहाँ एक किताब रखी थी जिसमें ब्रॉन्सन का जिक्र था और उसके कोच ने वो किताब लिखी थी। वो कहते हैं कि ब्रॉन्सन मेरा सबसे नायाब हीरा था, उसी की वजह से मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छी कोचिंग देता हूँ, लेकिन अब मैं उससे निराश हूँ क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाया कि सिर्फ अच्छा एथलीट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। अब ब्रॉन्सन को समझ आ गया था कि जो एडवर्ड है उसके अंदर ये जज्बा है, तो वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे कहता है कि अगले महीने ग्रामिश सीनियर टूर्नामेंट है, मैं तुम्हारा कोच नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें लैंड करना सिखाऊंगा। और उसके ठीक होने के बाद वो उसे टिप्स देता है और उसे सिखाना शुरू हो जाता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन वो टूर्नामेंट है। यहाँ पे सबसे पहले उसे 34 मीटर की जंप करवाई जाती है और वो बहुत ही सक्सेसफुली उसे कर लेता है और वो पहला ब्रिटिशर बन जाता है जो कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई होता है। न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो आती है। अब वो उसे ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी अपने पास बुलाती है। वो कहती है कि हम किसी भी नौसिखिए को ऐसे ही ओलंपिक में नहीं जाने देंगे। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें 61 मीटर की सक्सेसफुल लैंडिंग करनी होगी और तभी तुम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब 61 मीटर की लैंडिंग के लिए उसे यूरोपियन सर्किट जाना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। अब वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। उसकी मॉम भले ही हमेशा उसका साथ देती थी, लेकिन उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं। उन्हें उस पर कोई भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि एक दिन तुम इस दरवाजे से व्हील चेयर पे आओगे, लेकिन उसकी मॉम उस पर भरोसा करती थी। वो उसे गाड़ी के बचाए हुए पैसे और एक गाड़ी भी दे देती है और कहती है कि जाओ। उसके बाद फिर वो ब्रॉन्सन के पास पहुंचता है उसी गाड़ी और पैसे को लेकर। ब्रॉन्सन उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है, उसे रोज़ नई नई टेक्निक्स बताता है। उसकी पूरी तैयारी हो जाने के बाद वो लोग यूरोपियन सर्किट के लिए निकलते हैं। वहाँ सबसे पहले वो प्रैक्टिस में 33 मीटर की जंप करता है और उससे सक्सेसफुली लैंडिंग करता है। उसके बाद वो 49 मीटर की जंप करता है और उसमें भी सक्सेसफुल लैंडिंग करता है। लेकिन ब्रॉन्सन जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो उसे अभी भी नई नई टेक्निक्स बता रहा होता है। उसके बाद वो 61 मीटर की जंप के लिए ट्राई करता है और उसे भी अच्छे से कंप्लीट करता है। अगले दिन टूर्नामेंट है और उसने बहुत अच्छी लैंडिंग करी है, इसलिए उसे लगता है कि अब उसे टूर्नामेंट में जाना चाहिए। और अगले दिन जब टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर वो 61 की लैंडिंग के लिए निकलता तो बहुत अच्छे से है, लेकिन उसका बीच में बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे लैंडिंग में गिर जाता है। उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो दोबारा जंप करने के लिए बोलता है,
है, लेकिन ये सब रूल्स के खिलाफ था। इसलिए वो हताश होकर अपने मम्मी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने आपके सारे पैसे ख़त्म कर दिए, मैं घर आ रहा हूँ, अब मैं डैड के साथ प्लास्टर का काम करूँगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, ओलंपिक्स वगैरह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहीं पर आ जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते में वहाँ आ जाऊँगा। उसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है। जब वो उसे खोल के देखता है तो वो ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी का ही लेटर था। असल में उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। उन्होंने जो 61 मीटर की उसने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी अपने प्रैक्टिस पीरियड में, उसे रिकॉर्ड कर लिया था और ये बात यूरोपियन सर्किट के ऑफिसर्स ने देख ली थी, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया और वो अब ओलंपिक में जा सकता है और उसके लिए वो सिलेक्टेड है। ये पढ़ने के बाद तो उसकी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं रहता, क्योंकि ये अपने आप में ये एक रिकॉर्ड था कि उसने 61 मीटर की जंप को कंप्लीट किया था और वो लेटर इसका सबूत था। अब वो ओलंपिक्स में जा सकता था और यही उसका बचपन का सपना था। लेकिन ब्रॉन्सन उसे जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें 4 साल और मेहनत करनी चाहिए, मैं तुम्हें कोच करूँगा, जब तुम बहुत अच्छे बन जाओगे तब तुम ओलंपिक में जाना, क्योंकि ओलंपिक तुम्हें गोल्ड मेडल लेने के लिए जाना है, ना कि सिर्फ एक हिस्सा बन के रह जाना है। लेकिन एडवर्ड इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होता और इसके बाद वो इंग्लैंड चला जाता है बिना ब्रॉन्सन के, जहाँ पे ओलंपिक्स होने वाले थे। उसके साथ के खिलाड़ी और कमेटी के लोग भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब वो आ चुका था तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उसके साथ के खिलाड़ी जानबूझकर उसे शराब पिला देते हैं। वो शराब पीता भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि एक अच्छा शगुन होता है और वो उसे पिला देते हैं। इस वजह से अगली सुबह उसके हैंगओवर हो जाता है और कमेटी में जो मीटिंग थी वो उसमें नहीं जा पाता, जिससे कमेटी के लोग ऐसी हरकत से गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अब फिर से एक भी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारे को वापस भेज देंगे और तुम्हें ओलंपिक्स में हिस्सा भी नहीं लेने देंगे। वो दिन जब उन्हें 70 मीटर की जंप करनी थी तो 1928 के बाद किसी ने भी ऐसी जंप नहीं करी थी और ना ही खुद एडवर्ड ने 70 मीटर की कभी जंप की थी। तो जंप के लिए वो स्लाइड के पास आता है। स्टेडियम का माहौल जो था उस दिन वो कभी वैसा नहीं हुआ और टीवी पे भी उसे 200 करोड़ लोग देख रहे थे। फिर वो उसके बाद निकलता है और जितनी भी टेक्निक्स ब्रॉन्सन ने उसे बताई थी वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करता है और 70 मीटर की जंप में सक्सेसफुली लैंडिंग करता है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था, क्योंकि आज से पहले किसी भी ब्रिटिशर ने इतनी लंबी जंप नहीं करी थी। इसके बाद लोग उसका नाम रखते हैं एडी द ईगल। अब वो इतना खुश था कि उसने ऐसा कर लिया, लेकिन उसे सबसे कम पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने किसी जंग को जीत लिया है। मीडिया भी उसे बहुत ज़्यादा कवरेज देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर रहा था। उसके बाद वो ब्रॉन्सन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मैंने कर लिया। ब्रॉन्सन कहता है कि देखो, तुमने मेरी बात को आखिर साबित कर दिया, तुम सबके लिए सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हो। अब जैसे ही 90 मीटर की जंप होगी तुम्हें सब भूल जाएंगे। अब एडवर्ड समझ जाता है कि ब्रॉन्सन उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो उसे क्या कहना चाहता है। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें कहता है कि मेरी जितनी भी बचकानी हरकतें थी मैं उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ और अब मैं 90 मीटर की जंप के लिए भी पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हें ओलंपिक्स में जाना है तो कुछ बड़ा करके दिखाना। और ये बात उसे ब्रॉन्सन ने कही होती है। ब्रॉन्सन उसे टीवी पे देख रहा होता है और ये सुन के वो हैरान हो जाता है। उसके बाद ब्रॉन्सन उसके पास आता है। माइकल उसे बोलता है कि मैंने बोल तो दिया है बट मुझे डाउट है। तो ब्रॉन्सन कहता है कि सिर्फ तुम्हें जंप करना है, जितना साहस और करेज तुम्हारे अंदर है उतना किसी में भी नहीं है। ये एक खास पल है, 70 मीटर की तरह ही तुम्हारी 90 मीटर की भी जंप होगी, लेकिन बस तुम्हें थोड़ा ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा दूर जाना होगा, बट तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। अब वो पल आता है जब ईगल यानी कि एडवर्ड वहाँ आता है और सिर्फ एडवर्ड की काबिलियत का यहाँ पे सवाल नहीं होता, बल्कि उसके कोच ब्रॉन्सन का भी सवाल होता है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही अच्छा जंपर था, लेकिन उसने ये सब छोड़ दिया था। तो अब जो एडवर्ड है वो वहाँ पर खड़ा होता है जहाँ से उसे टेक ऑफ करना है और एक नया इतिहास लिखना है। टीवी पे जो ब्रॉन्सन का कोच होता है वो कहता है कि ब्रॉन्सन एक बेहतरीन स्की जंपर था, लेकिन उसमें रवैया डिसिप्लिन नहीं था। उसमें स्की जंपर के तौर से इसीलिए सब कुछ खराब कर दिया और अब वो एक कोच के तौर पे भी सब कुछ खराब कर रहा है और इस गेम का अपमान कर रहा है।
अब जो एडवर्ड होता है वो अपनी 90 मीटर की जंप करता है और जब वो हवा में होता है तब सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि इतनी हाइट से अगर एडवर्ड गिरा तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन उसकी वो अपनी लैंडिंग को तैयार करता है और अपनी लैंडिंग करता है, लेकिन उसकी लैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। वो पीठ केवल गिर रहा होता है, लेकिन वो इससे पहले कि गिरता वो खुद को संभाल लेता है और 90 मीटर की जंप को सक्सेसफुली कर लेता है। और ये अपने आप में ये एक नया और बेहतरीन रिकॉर्ड होता है और किसी भी ब्रिटिश ने ये रिकॉर्ड नहीं अपनाया था। अब सिर्फ 1 साल के स्की जंपर से ही वो इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका था। भले ही उसका स्कोर सबसे कम था, लेकिन लोगों को उस पर प्राउड था। उसने जो किया है वो लगभग नामुमकिन है। अब एडवर्ड और ब्रॉन्सन जब चेंजिंग रूम में होते हैं तो ब्रॉन्सन का कोच वहाँ आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, और वो उसे गले लगाता है। अब उसके बाद जब वो लोग वापस जाते हैं ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में, तब ओलंपिक का प्रेसिडेंट जो होता है वो भी माइकल एडी एडवर्ड को ईगल नाम से संबोधित करता है। और जब माइकल और ब्रॉन्सन अपने देश वापस आते हैं तो इन दोनों का एक हीरो की तरह स्वागत होता है। ओलंपिक कमेटी ने भी अब उसे एक्सेप्ट कर लिया था और वो अब ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकता था। उसके डैड भी वहाँ आए होते हैं और उसके डैड जिन्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, वो उसे बार बार वापस आने के लिए कह रहे थे, वो उसे गले से लगाते और कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, मैं जानता था कि तुम ये सब ज़रूर करोगे। और लास्ट में हमारी टीवी स्क्रीन पर एक संदेश आता है कि कभी भी जीत मायने नहीं रखती, बल्कि संघर्ष मायने रखता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।